अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सारांश रूम में आया तो पाखी लाल जोड़े में घूंघट में बैठी थी। उसे देख उसका दिल धड़क उठा। उसने आहिस्ता से रूम लॉक किया। उसके पैरों की आहट सुन पाखी ने अपनी नजरें उठाई। उसकी मुट्ठियां अपने लहंगे पर कस गई। वो आकर उसके करीब बैठ गया। उसने धीरे से पाखी का घूंघट हटा दिया। पाखी के हाथ कांप रहे थे। उसने अपने लब भींच रखे थे। सारांश ने उसे ऐसे देखा तो उसके हाथ को अपनी हथेलियों के बीच ले लिया। आप इतनी नर्वस क्यों हैं? मैं ही तो हूँ ना। वैसे तो आपको लड़ना होता है, तंग करना होता है, और अभी जब से यहाँ आई हैं एकदम चुप ही हो गई हैं। सारांश बोला। वो मुझे ये सब बहुत हैवी नहीं पहना जाता, उसने धीमी आवाज़ में कहा। सारांश ने देखा उसकी गर्दन पर भी वो भारी सी ज्वेलरी पहनने से रेडनेस आ गई है। आपको जो कंफर्टेबल हो वही पहना कीजिए, किसी के कहने से नहीं। चाहिए चेंज करके कुछ हल्का सा पहन लीजिए। शादी की रस्मों के बीच सब भारी भारी ड्रेसेस ही पहनती आई हैं। उसने अपना हाथ उसके गाल पर रखकर सहलाया। पाखी ने झुककर उसके दोनों गाल चूम लिए। ये आपकी हल्दी का रिटर्न गिफ्ट है, वो बोली और भागकर वॉशरूम में घुस गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सारांश समझ ही नहीं पाया। जब समझ आया कुछ बोलने को हुआ तब तक उसने बाथरूम का डोर बंद कर लिया था। उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। इतनी खुश है ये, अभी अगर जाने की बात बोली तो ज़्यादा उदास हो जाएगी, कल समझा दूंगा, वो खुद से ही बोला और अपने कपड़े भी चेंज कर लिया। पाखी रूम में आई तो वो कबर्ड में से कुछ निकाल रहा था। आपने चेंज नहीं किया अभी तक? वो उसकी तरफ पलटते हुए बोला। पाखी ने अपनी सारी ज्वेलरी निकाल दी थी। उसके गले में बस वो मंगलसूत्र था जो सारांश ने पहनाया था, और हाथों की चूड़ियाँ भी निकाल दी थी उसने। सारांश, हेल्प कीजिए ना मेरी, या फिर मम्मा को बुलाइए। बालों में इतनी सारी क्लिप लगाई है और ये चुन्नी ये तो खुली नहीं रही है, वो परेशान सी बोली। सारांश सोच में पड़ गया। उसने अब उसे पास आने का इशारा किया और उसके बालों से जुड़ा पिन निकालने लगा। बड़ी मशक्क़त के बाद उसके बाल आज़ाद हुए। फिर उसने जैसे ही उसके गर्दन पर हाथ रखा, पाखी की सांस बढ़ गई और बॉडी में सिहरन सी दौड़ गई। वो उसकी चुन्नी से पिन निकाल चुका था। उसकी निगाहें उसकी कमर पर थी जहाँ रेडनेस आ गई थी। उसने जैसे ही उस पर हाथ रखा, पाखी की चुन्नी नीचे गिर गई। उसने अपने पेट पर रखे सारांश का हाथ कसकर थाम लिया। उसकी आंखें बंद हो गई थी। सारांश ने नीचे बैठकर अपने लब वहाँ रख दिए। पाखी का हाथ उसके कंधे पर कस गया। सारांश, वो अटकते हुए बोली। वो झट से उठ गया। पाखी, आप जाइए अभी और चेंज करिए, मुझसे कोई गलती हो जाएगी, उसने दूसरी तरफ पलटते हुए कहा। पाखी उसकी पीठ से लग गई और उसके सीने पर अपने दोनों हाथ कस दिए। सारांश थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा था वो नाराज होगी। आज सब छोड़ दीजिए सारांश, खुद को भी और झिझक को भी अपनी, वो बोली और उसके गर्दन को लबों से छू लिया। सारांश उसकी तरफ पलटा और उसे देखा तो उसने अपनी आंखें झुका ली। अब जब इजाज़त दे दी है तो ये शर्म क्यों? उसने पाखी की ठुड्डी ऊपर करते हुए कहा। वो उसके सीने से लग गई। सुबह के 4 बज रहे थे। पाखी तो उसकी बाहों में बिखर कर सो चुकी थी, लेकिन सारांश की आंखों में एक कतरा भी नींद का नहीं था। उसने पाखी को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और पास पड़ी अपनी शर्ट उठाकर पहन ली। जल्दी आऊँगा आपके पास वापस, बिल्कुल भी परेशान मत हो ना आप। शादी से कितना भागता था, लेकिन मम्मा की वजह से करनी पड़ी, और अब आप ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हैं। मेरा यकीन मानिए, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, उसने पाखी का सिर सहलाते हुए कहा और झुककर उसके माथे को चूम लिया। वो अब कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर पैकिंग करने लगा और पाखी का बैग भी कबर्ड में जमा दिया। इन सब में उसे 5 बज गए थे। वो फ्रेश होकर रूम से बाहर आया। संध्या, लोग बाहर ही थे। यविका भी सो रही थी। अनिका अपने घर चली गई थी, बस यविका रुकी थी। गुड मॉर्निंग मम्मा पापा, वो दोनों के पास बैठते हुए बोला। उन्होंने भी उसे विश किया। संध्या का मुरझाया चेहरा देखकर उसे अंदाज़ा हो गया कि आलोक ने उसके जाने की बात उसे बता दी है। सारांश संध्या की गोद में सिर रखकर लेट गया।
जल्दी आना इस बार, मेरे साथ साथ वो बच्ची भी होगी तेरे इंतज़ार में। इसलिए शादी की जल्दी करी थी कि तुम दोनों कुछ समय साथ भी रह लो। लेकिन बोलते बोलते उनका गला भर आया। आप क्यों इतना इमोशनल हो जाती हैं मम्मा? हर बार मैं जल्दी ही आऊँगा, अब रोना नहीं। उसने संध्या की आंखें साफ करी। संध्या, अब कुछ खिलाने का इरादा है या नहीं? कम से कम चाय तो बना दो यार, आलोक बोले। संध्या बोली, मैं नहीं बना रही, मैं आज अपने बच्चे के साथ हूँ, आप बनाइए। आलोक बोले, अरे ये कौन सी बात हुई? सारांश बेटा देख रहा है अपनी माँ का। सारांश बोला, आप दोनों अब लड़ना बंद कीजिए, मैं बनाता हूँ। नहीं बैठ तू, वरना मेरी संध्या डार्लिंग मुझे अपनी आंखों से ही भस्म कर देगी। आलोक हंसते हुए बोले और किचन में चले गए। पाखी अभी उठी नहीं क्या? संध्या ने उससे पूछा। मम्मा वो सो रही थी तो मैंने उठाया नहीं, उसने नजरें चुराते हुए कहा। अच्छा किया, आराम करने दे, थकी होगी, शादी के चक्कर में ज़रा भी आराम नहीं मिला। संध्या बोली, वाह जी, बहू को कुछ नहीं और मुझे कितना समझाती हो भूई जल्दी उठने के लिए। यविका आते हुए बोली, तुझे क्यों जलन हो रही है? वो बस आज सो रही है, हमेशा पहले ही उठती है। सारांश ने आंख चढ़ाई। भूई देख रही हो बीबी का असर होने लगा है जनाब को, कैसे उसकी साइड ले रहे हैं। और भाई एक रात में ही ऐसा क्या हो गया कि आज वो सो रही है रात भर? यविका जानबूझकर आगे की बात नहीं बोली। सारांश बुरी तरह झेप चुका था, वो उठकर जाने लगा। संध्या और यविका ठहाके लगाकर हंस पड़ी। सारांश रूम में आया, पाखी अभी भी सो रही थी। पाखू उठ जाइए, अब बहुत लेट हो रहा है, उसने पाखी के गाल पर थपकी दी। सोने दीजिए ना, मुझे नींद आ रही है, वो मुंह बनाकर बोली और उसको हक कर लिया। पाखी 8 बज रहे हैं, सारांश ने जैसे ही कहा उसने झट से आंख खोल दी। आप मुझे अब उठा रहे हैं? कितना लेट हो चुका है। और मम्मा पापा, मैं कैसे जाऊंगी बाहर? ओह गॉड, उसने अपना सिर पकड़ लिया। रिलैक्स, अभी इतना लेट भी नहीं हुआ है, मम्मा कुछ नहीं बोलने वाली, उनका ही आर्डर था कि उनकी प्यारी बहू को सोने दिया जाए। सारांश ने उसको अपने करीब खींचते हुए कहा और उसके कंधे पर चेहरा टिका दिया। आपने मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला, वो उसके कान के पास अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला। गुड मॉर्निंग, उसने सारांश की हथेली चूम ली। पाखू, वो उसे वैसे ही हक किए बोला। उसने बंद आंखों से कहा। मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई है, कल कश्मीर पहुंचना है मुझे, तो आज रात की ट्रेन है, सारांश ने धीमी आवाज़ में कहा। ये सुनते ही पाखी, जो अभी तक मुस्कुरा रही थी, उसका चेहरा हल्का पड़ गया। उसने सारांश का हाथ जो थामा था वो छोड़ दिया। उसने बस इतना ही कहा और उसका हाथ अपने ऊपर से हटाते हुए बेड से उतर गई। उसने सारांश की तरफ देखा भी नहीं था। पाखू, सारांश भी उतर गया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। हे पागल, रो क्यों रही हो? उसने पाखी का चेहरा ऊपर करते हुए कहा। वो उसके सीने से लग गई और कसकर अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। पाखू प्लीज़, मेरा जाना मुश्किल मत बनाइए, मैं चाहता हूँ आप मुस्कुराकर मुझे भेजें, सारांश ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा। आई लव यू, वो सुबकते हुए बोली। सारांश की आंखों में पानी भर आया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। लव यू टू, वो उसका सिर चूम कर बोला। मैंने शादी के पहले भी आपसे बोला था कि ये होगा और मेरे ना होने पर आपको फैमिली का ख्याल भी रखना होगा और साथ ही साथ खुद का भी, तभी मैं बेफिक्र होकर अपनी जिम्मेदारी निभा पाऊँगा। मेरी पाखी तो बहुत ही स्ट्रांग है और वो सब संभाल सकती है, मैं रहूँ या नहीं, है ना वाइफी? वो उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर हाथ लगाकर बोला। उसने इनकार में सिर हिला दिया। मैं सब करूँगी, लेकिन आपको हमेशा मेरे साथ रहना होगा, आना होगा मेरे पास, वो उसकी टी शर्ट कसकर पकड़ते हुए बोली। सारांश ने उसका चेहरा झुकाकर उसके लबों को अपने लबों से बंद कर दिया। कुछ पल बाद वो अलग हुए। वादा नहीं कर रहा एक फौजी, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी। अभी तो आपके साथ बहुत सारे ख्वाब सजाए हैं जिन्हें पूरा करना है, उसने पाखी के गाल सहलाते हुए कहा। रात के 10 बजे वो स्टेशन चला गया था। पाखी को बहुत रोना आ रहा था, लेकिन संध्या उसके साथ थी तो उसे कुछ सहारा मिला था। अगले दिन आयु उसके घर आया था पग फेरे के लिए उसे ले जाने, और तान्या भी चाहती थी कि इसी बहाने वो 2-4 दिन यहीं रहेगी तो मन बहल जाएगा। यथर्व, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ होने वाला है।
अनिका अथर्व के ड्यूटी जाते समय बोली, कुछ नहीं होगा, तुम बस फालतू का दिमाग लगाती हो और ज़्यादा सोचती हो, इसलिए ये सब लग रहा होगा। उसने अनिका का हाथ थामते हुए कहा। आज मत जाओ तुम बाहर बस, वो जिद करती हुई बोली। अनिका, यार ये क्या बचपना है, तुम जानती हो मैं अब ऐसी छोटी छोटी बातों पर रुका तो हो गया मेरा। अच्छा, वो यभी कब आने वाली है संध्या दी के यहाँ से? उसके बिना तो घर भी खाली खाली लगता है, उसका शोर नहीं रहता। तो वायलेट रखते हुए बोला, आज आएगी। अनिका बोली तो उसने सिर हिलाया और उसे बाय बोलकर चला गया। आयु अभी घर से ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि काम्या की घबराहट भरी आवाज़ आई। आयु बेटा रुक, ऑफिस मत जा, चल जल्दी, हमें हॉस्पिटल जाना है। अनिका ने फ़ोन किया था, वो जल्दी से बोली। आयु बोला, मम्मा हॉस्पिटल? अनिका, आंटी 1 मिनट, क्या हुआ, सब ठीक है ना? ये भी हॉस्पिटल में एडमिट है, बाकी बाद में बताती हूँ, तू गाड़ी निकाल जल्दी, वो बोली। कुछ ही देर बीता होगा कि वो हॉस्पिटल में थे। अथर्व के कपड़े खून से लथपथ से थे और अनिका को वो संभाल रहा था जिसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पास ही विहान और अभी भी थे। आयु और काम्या जल्दी से उनके पास आए। अथर्व, क्या हुआ उसे? काम्या परेशान सी बोली। काम्या, काम्या तुम तो एक डॉक्टर हो ना, मेरी बच्ची को प्लीज़ बचा लो, उसकी जान खतरे में है, वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है, प्लीज़ काम्या। अनिका ने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ लिए। काम्या बोली, कहाँ है वो? डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, सिर में बहुत चोट है, एक्सीडेंट हो गया था कुछ वक्त पहले। विहान बड़ी मुश्किल से बोला। मैं देखती हूँ, काम्या ने कहा और तेज कदम बढ़ाते हुए ओटी में चली गई। क्योंकि ये उसका ही हॉस्पिटल था तो कोई रोक टोक भी नहीं थी। आयु को तो जैसे कुछ होश आ गया था, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने डोर पर बने उस हॉल से अबिका को देखा, वो खून से सनी हुई पड़ी थी। उसने अपनी आंखें कसकर भींच ली। अभी ये सब कैसे? सुबह तो मेरी बात हुई थी इससे, उसने अभी से कहा। भूई के घर से आने के बाद मार्केट चली गई थी अकेली ही, और इसकी गाड़ी के सामने कोई बूढ़ा आदमी आ गया, उसी को बचाने के चक्कर में एक ट्रक से, उसने धीमी आवाज़ में कहा और अपनी आंखों की नमी को साफ करने लगा। हिम्मत रख, मम्मा गई है ना, कुछ नहीं होगा उसे देखना, अभी आएगी और लड़ेगी सबसे, रोता हुआ देखकर। उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन उसकी भी आंखें साथ नहीं दे पाई। रियांश भी आ चुका था। करीब 2 घंटे के लगातार ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स की टीम बाहर आई जिसमें काम्या भी थी। काम्या, वो यवी, अनिका अथर्व साथ ही बोले। ब्लड बहुत बह गया था, वो चढ़ रहा है, उसके सिर गर्दन में बहुत चोट आई है, अभी कुछ कह नहीं सकते, कल तक होश आ जाए तो अच्छा है, काम्या ने कहा और अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। अनिका बेहोश सी हो गई थी ये सुनकर। अनिका, मम्मा, अथर्व और अभी साथ ही बोली। अथर्व ने उसे गोद में उठा लिया। रियांश ने उसे एक खाली वार्ड में ले जाने को कहा। रियांश अब काम्या के पास आया जिसकी आंखों में आंसू भरे थे। सच सच बताओ क्या हुआ? उसने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। काम्या बोली, अंश अंश यवी की चोट बाहर से कम आई है लेकिन। रियांश बोला, लेकिन क्या? वो अपनी आवाज़ खो चुकी होगी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी अनिका और अथर्व से ये बोलने की। कहकर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फक कर रो पड़ी। काम्या, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता भी है मेरी बच्ची के बारे में क्या बोल रही हो? अथर्व जो काम्या के पास आया था उसने सब सुन लिया। वो गुस्से से चीख उठा। यूवी, मैं समझता हूँ तुझ पर क्या बीत रही होगी, लेकिन वो भी एक डॉक्टर है और यविका को बहुत लाड प्यार करती है। वो हमारी बच्ची के लिए ऐसा सोचेगी भी नहीं, समझा तू? रियांश बोल उठा। अथर्व ने अपने होठों को दांत से काटा। मेरी यवी, उसको कैसे फेस करूँगा मैं? और अनिका? उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रियांश ने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। कुछ नहीं होगा, जहाँ डॉक्टर हार जाते हैं वहीं भगवान भी होते हैं। अनिका की ही हालत भूल गया तू? वो तो अपना नाम तक भूल चुकी थी लेकिन ठीक हो गई ना, वैसे ही हमारी बच्ची भी हो जाएगी। तू अभी अनिका को संभाल। रियांश ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। कुछ देर में अनिका को होश आया, उसके पास अभी बैठा था। मम्मा, आप ठीक है ना? अब उसने सहारा देकर उसे बैठाया। यवी, मेरा बच्चा, उसे होश आया, वो ठीक है ना? अनिका ने आराम से पूछा। अभी उसकी गोद में लेट गया। आप बस ठीक रहिए, आप ठीक रही तो उसे भी कुछ नहीं होगा, उसने अपने आंसू संभालते हुए कहा। समझ ही नहीं आता क्या चाहते हैं आप?
कभी तो इतनी खुशियाँ देते कि संभालती नहीं, और कभी इतने दर्द की झेलने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। अनिका ने सामने लगी कान्हा जी की मूर्ति को देखकर कहा। सुबह से रात हो चुकी थी। सब यविका के वार्ड के बाहर खड़े थे। मैं मिल लूँ उससे? डॉक्टर से बात की ना तुमने? अनिका यथर्व से बोली। जाओ, पर ज़्यादा देर मत रुकना, एक एक लोग जा सकते हैं, उसने अनिका का सिर सहलाते हुए कहा। उसके कहते ही वो जल्दी से उस रूम में गई जहाँ यमिका थी, ढेर सारी मशीनों से घिरी। वो लेटी हुई थी, सिर पर ढेर सारी पट्टियाँ बंधी थी, हाथ में भी चोट थी, चेहरे पर बैंडेज लगा था और गर्दन में भी गहरी चोट थी। यवी, बच्चा क्यों लेटी है ऐसे? उठना बेटू, देख मम्मा को अब और परेशान मत कर। उठ जाना बेटा, मैं अब तुझे डांटूंगी भी नहीं, प्लीज़ मेरा बच्चा उठ जाना। अनिका ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। अचानक से यविका की सांसें तेज हो उठी और उसकी पलकें जो बंद थी झपकने लगी। अनिका ने घबराहट में सबको आवाज़ दी। नर्स ने उसे एक इंजेक्शन दिया। यवी, तू अब ठीक है ना? अभी ने उससे पूछा तो पलकें झपकाते हुए बस उसे ही देख रही थी। उसने बोलने की कोशिश करी, लेकिन कुछ एक शब्द भी नहीं निकला उसके मुंह से। यविका, बच्चा बोलना, देख सब कितने परेशान हैं, अब और मत डरा, अनिका ने उससे कहा। वो बोल नहीं सकती, उन्होंने इस हादसे में अपनी आवाज़ खो दी है। एक दूसरे डॉक्टर बोले। यविका की आंखों से आंसू निकल उसकी कनपटी को भिगोने लगे। आयु के साथ सबको ये सुन गहरा धक्का सा लगा था। सब एक एक करके यविका से मिल चुके थे, लेकिन आयु की उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यविका का एक्सीडेंट हुए 2-3 दिन हो चुके थे। वो वहीं बाहर एक बेंच पर उदास सा बैठा था। रियांश उसके बगल में कब आकर बैठ चुका था, उसे पता भी ना चला। रियांश बोला, आयु क्या सोच रहा है? आयु बोला, डैड आप कब आए? रियांश बोला, बस जब तू कहीं खोया हुआ था। बोल, क्या चल रहा है तेरे मन में, और यवी से क्यों नहीं मिला तू? आयु बोला, डैड मेरी ज़रा भी हिम्मत नहीं है, मैं उसे इतना शांत नहीं देख पाऊँगा। वो बस मुझे बोलती हुई अच्छी लगती है, मुझे छेड़ती हुई, सबके साथ मस्ती करती, हंसती खिलखिलाती हुई। मैं कैसे उसके नज़रों का सामना करूँगा? जाने क्यों ये सब हुआ उसके साथ। इसके लिए मैं महादेव से कभी बात नहीं करूँगा। अब जिस शख्स से मैं सबसे ज़्यादा अटैच हो जाता हूँ वो उसे ही चोट पहुँचाते हैं। पहले मम्मा और अब मेरी अभी। प्यार करता है तू उससे? रियांश का ये सवाल उसे चौंका गया। डैड क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, आपको कोई गलतफहमी। वो नज़रें इधर उधर करते हुए बोल ही रहा था कि रियांश उसकी बात बीच में काटते हुए बोला। आयु, कई बार ऐसा होता है कि कोई शख्स हमारे लिए क्या है, क्या अहमियत है उसकी हमारी ज़िंदगी में, ये हम समझ ही नहीं पाते। और जब तक एहसास होता है वो शख्स हमसे बहुत दूर हो चुका होता है, या ऐसे हालात बन चुके होते हैं हमें ना चाहते हुए भी अपने कदम पीछे लेने पड़ते हैं। रियांश को अपना टाइम याद आ गया जब वो अनिका से प्यार करने लगा था। उसके साथ भी तो ऐसा ही था। उसने कहने में, अपने एहसास को समझने में बहुत देर कर दी थी। कहीं ऐसा भी ना हो कि तुझे जब तक अपनी फीलिंग्स का एहसास हो बहुत देर हो चुकी हो। तुम दोनों का रिश्ता दोस्ती से भी आगे आ चुका है और ये हर कोई देख पाता है, बस तुझे ही एहसास नहीं है। देख बेटा, मैं तेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, बस समझा रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त यविका को तेरी ज़रूरत है, एक साथी की तरह। जी डैड, उसने धीमे से कहा। रियांश ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उठकर चला गया। आयु ने मन ही मन बहुत सोच विचार के बाद एक फ़ैसला लिया और यविका के वार्ड में आया। यथर्व उसके पास बैठा था। अंकल, आप जाकर खाना खा लीजिए और थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं हूँ तब तक, आप नहीं आते तब तक। और अनिका आंटी को भी आराम की ज़रूरत है, आयु बोला। यथर्व ने हाँ में सिर हिलाया। ध्यान रखना, यथर्व उठते हुए बोला। आयु ने हाँ कहा तो यथर्व चला गया। वो अब यविका को देखने लगा, जिसने उसे देखते ही आंखें बंद कर ली थी। आयु ने स्टूल खींचा और उसकी बेड को देखा, जिस पर थोड़ी सी जगह थी। क्या हाथ पर फैलाकर लेटी है? इतने दिन से आराम कर रही है, अभी भी तेरा मन नहीं भरा? खिसक, मुझे भी लेटना है, तेरी वजह से थक जाता हूँ, घर, कॉलेज, ऑफिस, हॉस्पिटल सब। उसने यविका के बगल में लेटते हुए कहा। यविका ने अपनी गर्दन थोड़ा सा झुकाकर उसकी तरफ देखा। क्या? अच्छा सुन, बोर हो गई होगी ना, कोई गेम खेलें? तू बता क्या खेलना तेरी पसंद का।
उसने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। लूडो या कैरम ऑन कर, जो खेलना हो, वो मुस्कुराते हुए बोला। यविका ने मोबाइल उसके ऊपर ही रख दिया। उसकी लाल आंखें देख आयु की आंखों में नमी आ गई। मुझे लगा था तू प्यार भले ही ना करे, लेकिन हमारी दोस्ती तो इतनी गहरी है। लेकिन तू तो इतना बिजी था कि आज समय मिला मुझसे आने का। मैं ही शायद डफर इडियट हूँ, यविका ने मन ही मन सोचा। अच्छा चल रहने दे ये गेम, पहले जो ये आंखें शिकायत कर रही हैं इनका जवाब दे देता हूँ, वो बोला तो वो उसे हैरानी से देखने लगी। यवी, तुझे मैं चुप नहीं देख पाता। मैं कितना भी कह लूँ कि तेरी बकबक से मेरा सिर फटता है, लेकिन हकीकत यह है कि उसी में मुझे सुकून मिलता है। तेरे हॉस्पिटल में होने की खबर सुनकर कैसा हाल हुआ था मेरा, मैं नहीं बता सकता तुझे या किसी को। लग रहा था जैसे सब उजड़ गया। तुझे लग रहा होगा सब मायने रखता है, तेरे अलावा तो ऐसा नहीं है। मैं हर दिन यहाँ आता हूँ, तेरे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कौन कहता है कि तेरी आवाज़ चली गई तो तू बोल नहीं सकती। वो इमोशनल हो चुका था, साथ ही यविका भी। वो अब खुद को संभालते हुए आगे बोला, तेरी जो ये बिल्ली जैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं ये सब कह जाती हैं कि कब तू क्या चाहती है। उसने लास्ट लाइन मजाकिया अंदाज में कही तो यविका ने अपने पैर से उसके पैर पर जोर से लात मारी। क्या कर रही है? वैसे ही तेरी बेड पर पड़ा हूँ, अब क्या चाहती है कि इसी रूम में दोनों ही पड़े रहें? यविका मुस्कुरा रही थी। मिहिका जो कि उसके पास आ रही थी, वो उसे खुश देख दरवाजे से ही लौट गई। पड़े पड़े और मोटी हो गई है, उसने बुरा सा मुंह बनाया। यविका ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और उसमें लूडो प्ले कर उसके सामने कर दिया। हर बार वो ही जीत रही थी और आयु बार बार चीटिंग करता, जिससे वो चिढ़कर उसके कंधे पर या गाल पर पीट देती। वो काफ़ी देर तक उसके साथ रहा और गेम खेलता रहा, फिर उससे बातें करने लगा। उसने जब यविका को देखा तो वो सो चुकी थी। वो जो अब तक उसे संभाल रहा था, उसकी आंखें भर आई। उसने यवि के हाथ को होठों से लगा लिया। उसकी आंखों के सामने यविका का इजहार करना, उसके बाद शादी में भी किसी न किसी बहाने उसे तंग करना। और फिर मेहंदी की याद आई। उसने अपनी हथेली देखी जिस पर यविकायु लिखा था, जो कि अवयवी ने ज़बरदस्ती उसके हाथ में लिख दिया था, आयु के मना करने के बाद भी। एहसासों से जुड़े वो आज भी नादान है। इश्क से जुड़ गई डोर उनके दिलों की, फिर क्यों आज भी लबों से इनकार है। वक्त ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। 8 महीने गुजर चुके थे पाखी की शादी और यविका के एक्सीडेंट को। यवि और आयु का वो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम भी हो चुका था और आयु का पूरा ध्यान बस ऑफिस में ही रहने लगा था या फिर यविका पर। सारांश जाने के बाद अभी तक नहीं आया था। पाखी उसे बहुत मिस करती थी, करेगी भी क्यों नहीं। शादी के दूसरे ही दिन तो वो चला गया था, लेकिन उसने अब साथ में बचपना छोड़ जिम्मेदारियां निभाना भी सीख लिया था। वो ससुराल में ही रहती थी ज़्यादातर, संध्या और आलोक के साथ, और उनका ध्यान रखती। बस कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ था तो वो अनिका के घर पर था, जहाँ हमेशा हंसी खिलखिलाहट गूंजती थी। वो शांत सा पड़ गया था यविका की आवाज़ जाने से। जहाँ वो हर वक्त उसके पीछे भागती थी, उसकी शैतानी के लिए समझाती तो कभी नाराज़ हो जाती थी। उसकी परछाई थी अभी, लेकिन वक्त ने उसकी आवाज़ छीनकर जैसे बेरंग कर दी जिंदगी। आयु से मिलती तक नहीं थी वो। जब भी वो आता कोई ना कोई बहाना बना देती। अकेले रहने लगी थी वो। यथर्व कब तक होगा ऐसा? वो रूम से बाहर ही नहीं निकलना चाहती। लाइफ पड़ी है उसकी, उसे एक्सेप्ट करना होगा जो हुआ है। और उसे ऐसे देखकर मेरी जान निकलती है हर पल। ऐसा क्या करूं कि मेरी बच्ची की हंसी वापस लौट आए। अनिका यवि के पास से गई थी और फैमिली डिनर का प्लान उसने बनाया था ताकि उसका भी मन बहल जाए, लेकिन उसने मना कर दिया। अनिका ऐसे हार नहीं मानते। अथर्व ने उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे सीने से लगा लिया। हमारी ही बच्ची को सज़ा क्यों दे रहे हैं भगवान? ऐसा क्या गलत काम किया है हमने? वो सिसकते हुए बोली। शायद हमारी किस्मत ही खराब है जिसकी सज़ा बच्चों को मिल रही है, अथर्व ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। चलो अच्छा, मैं बात करता हूँ उससे, अथर्व बोला और यविका के पास आ गया। क्या कर रहा है मेरा बेटू? अथर्व की आवाज़ सुनते ही उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया जिसमें वो आयु की पिक देख रही थी। उसने मुस्कुराकर आने का इशारा किया।
चल जल्दी से रेडी हो जा, आज तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट चलते हैं, अथर्व ने उसके पास बैठते हुए कहा। यविका चुप सी थी। अथर्व ने उसका फ़ोन मांगा तो वो उसे असमंजस से देखने लगी। अथर्व ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और उसमें मैसेज ऑन करके उसे पकड़ाया और लिखने का इशारा किया और अपना फ़ोन भी हाथ में ले लिया। चल बता क्या चल रहा है मेरे बच्चे के माइंड में, अपने डैड से तो कुछ ना छुपाती ना, फिर बता। अथर्व ने उसके फ़ोन पर मैसेज किया। डैड क्या मैं कभी नहीं बोल पाऊँगी? मेरा बच्चा, पहली बात तो भगवान उसे ही कष्ट देते हैं जिसके पास उतनी ताकत होती है कि वो उनकी ली गई परीक्षा पास कर सके। तू तो लड़ने से पहले ही हार मान चुकी है। तेरे साथ ये दुर्घटना हुई थी, लेकिन कितने ही लोग हैं जो बचपन से ऐसे हैं। तू उन्हें भी तो देख, और वो कितने खुश हैं अपने जीवन में। एक बार के लिए तू पहले जैसी खुलकर सीकर तो देख। यविका को बहुत देर तक उसने समझाया और उसकी बात यविका पर असर भी कर रही थी। उसने अथर्व को हक कर लिया और फिर उनके साथ जाने को रेडी हो गई। पाखी अपने रूम में लेटी सारांश को याद ही कर रही थी कि उसका फ़ोन रिंग हो उठा। उसने देखा सारांश की वीडियो कॉल थी तो उसने मुरझाए से चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया एक ही रिंग में। इतनी बेसब्री से कोई इंतज़ार कर रहा था मेरा। मैं कितनी बेसब्र हूँ ये आपको दिखता है, फिर भी नहीं आना चाहते। पूरे दिन के बीच में ये रात ही तो होती है जब सबसे ज़्यादा वेट रहता है आपकी कॉल का कि कब आप फ्री होंगे और मुझसे बातें करेंगे। पाखू क्या करूँ यार, तुम समझती हो मेरा काम। अब ये सड़ा सा मुँह बनाना बंद करो और अपना फ़ोन पास करो। उसने उसके अजीब अजीब से बनते बिगड़ते चेहरे को देख कर कहा। पाखी ने फ़ोन अपने चेहरे के एकदम पास किया तो सारांश ने किस कर दिया। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपसे ना मैं नाराज़ भी नहीं हो पाती, आपकी प्यारी प्यारी इन्हीं हरकतों से और भी प्यार आता है आप पर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लीव के लिए अप्लाई किया है, अगर मिल जाती है तो इस संडे आपके पास होऊंगा। आप सच बोल रहे हैं, सच में आ रहे हैं? वो खुशी से चिल्लाते हुए लगभग उछल पड़ी। अरे आराम से, गिर जाएंगी आप। और क्या बोला मैंने अभी? अप्लाई किया है, कोई कंफर्म नहीं हुआ है तो अपनी खुशी समेट कर रखिए। आप चुप रहिए बस, देखना आपको छुट्टी मिल जाएगी। मैं गॉड जैसे खूब प्रे करूँगी। वो बोली तो सारांश हंस पड़ा उसका बचपना देखकर। अच्छा ये बताइए, खाना खाया या बस फ़ोन पकड़े ही बैठी थी? मम्मा पापा ने खा लिया, मुझे अभी मन नहीं हो रहा था तो नहीं खाया, लेकिन रूम में लाई हूँ, बाद में खा लूँगी। अभी खाइए, उसके बाद मुझे कॉल कीजिए, तब तक मैं भी चेंज कर लेता हूँ। वो बोला तो पाखी ने बेमन से हामी भरी। इधर काम्या अर्थ को पढ़ा रही थी कि डोरबेल बजी। अर्थू आप जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं आती हूँ, वो बोली। ओके मम्मा कहकर वो अपना लिखने लगा और काम्या ने जाकर दरवाज़ा खोला। काम्या ने डोर खोला तो सामने जो देखा उसके लिए वो यकीन करना मुश्किल सा था। उसकी आंखों में नाराज़गी के साथ गुस्सा भी उतर आया। आयु और यविका सामने खड़े थे। दोनों के गले में वरमाला लटक रही थी और यविका की मांग का सिंदूर बता रहा था कि वो दोनों शादी करके घर आए हैं। मम्मा वो मैंने और यवि ने, आयु ने बोलना चाहा कि काम्या ने अपना हाथ दिखा दिया। अंश अंश बाहर आइए, वो अंदर आते हुए उसे आवाज़ देने लगी। आयु भी यविका को लेकर अंदर आ चुका था। रियांश काम्या की आवाज़ सुन वहाँ आया, उसके साथ ही बाकी सब भी थे और ये सब देखकर सब हैरान से थे। आयु ने सिर झुका रखा था और यविका की हथेली में अपनी हथेली उलझा रखी थी। आयांश ये क्या बेहूदगी है? नरेंद्र जी गुस्से से बोले। आयु बेटा क्या है ये? और तुम यविका से शादी? कुछ था तो हमें बोलना था, हम बात करते, तुम्हारी शादी कराते। लेकिन ये सब जरा भी ठीक नहीं किया तुम दोनों ने। और यविका से शादी की तुमने? विभाजी बोल पड़े। दादी दादू डैड, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया और शायद इतना तो हक है ही मेरी अपनी ज़िंदगी पर कि खुद के फैसले ले सकूं। आयु ने बोला कि काम्या ने एक थप्पड़ उसे जड़ दिया। कायू, रियांश हैरान सा बोला। ये मन मर्जी के साथ साथ बदतमीज भी हो चुका है। शायद मेरे ही लाड का नतीजा है कि ये ऐसे बात कर रहा है, और इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार डिस्कस करना भी ज़रूरी नहीं समझा। रिलैक्स, रियांश काम्या को शांत कराते हुए कहा। आयु कुछ नहीं बोला। उसके गाल पर काम्या की उंगलियों के निशान थे। यविका ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया।
वो काम्या के सामने आई तो काम्या ने उससे नज़रें फेर ली। रियांश, तुम अनिका अथर्व को फ़ोन करके यहाँ बुला लो। अब ऐसे बच्चों से नाराज़ होने से वैसे भी हल नहीं निकलने वाला इस मामले का। नैतिक बोला तो रियांश को भी उसकी बात सही लगी। उसने उन दोनों को बुला लिया। आयांश ने अचानक ही यविका से शादी क्यों की, और वो भी बिना किसी से बताए, जबकि पूरी फैमिली तैयार थी इस रिश्ते के लिए। क्या यविका की बिना मर्जी के ये शादी हुई है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। अगर इन सवालों का जवाब आज शाम को ही आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। अगर आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा तो मैं आज शाम 6 बजे इस कहानी का दूसरा पार्ट लाने की कोशिश करूँगी। लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं रहा और आप लोगों के कमेंट अच्छे नहीं आए तो आप लोग इस कहानी के अगले पार्ट का इंतज़ार कल कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे निराश नहीं करेगी और आज शाम इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए एक्साइटेड होगी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और यस भी लिखिएगा शाम को दूसरा पार्ट देखने के लिए। चलिए मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।